एक डेडली बैटलफील्ड, चारों तरफ फॉलन वॉरियर्स पड़े हुए थे। उसी खामोशी के बीच एक लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी कोई पूछता है, क्या तुम ऐश हो? वो आदमी हैरान होकर कहता है कि उसने उसे ईस्टर्न रीजन की कमांड दी थी, तो फिर वो यहाँ क्यों आया है? लेकिन एमसी पूरी तरह घायल था। फिर भी उसकी आंखों में एक ठंडी डिटर्मिनेशन थी। वो बस इतना कहता है कि वो यहाँ उसे फिनिश करने आया है। सामने खड़ा सुनहरे बालों वाला आदमी मुड़कर उसे घूरता है। एमसी कहता है कि शुरू से ही ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी यूनिट को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए भेजना चाहता था, ताकि उन्हें आसानी से सैक्रिफाइस किया जा सके। फिर एमसी एक भारी सवाल पूछता है, पिताजी, क्या मैंने सही समझा? सुनहरे बालों वाला आदमी हल्का सा हंसता है और ठंडे स्वर में कहता है, मेरे बेवकूफ़ बेटे, तुम्हारी विल पावर का बस यही एक इस्तेमाल था। उस आदमी का नाम था रॉड्रिक आल्मियन और एमसी का नाम था ऐश आल्मियन। आल्मियन फैमिली पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर मार्शल हाउस थे। सदियों से वे रॉयल फैमिली के गार्जियन रहे थे और इस फैमिली का हेड रॉड्रिक इस देश का अकेला इंसान था जिसके पास 7 विंग्स की ताकत थी। ट्विस्ट ये है कि जब एमसी मरने वाला था और बर्फ में छोड़ दिया गया था, तब उसी रॉड्रिक ने उसे बचाया था। एमसी ने उस एहसान को चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसने दिन रात ट्रेनिंग की, खुद को हड्डियों तक तोड़ दिया। उसे यकीन था कि मेहनत एक दिन उसे स्ट्रांग बना देगी। लेकिन एक समस्या थी। इस दुनिया में ताकत का सबूत था विंग वार्क, पीठ पर बने पंखों जैसे टैटू, जो किसी इंसान की मैजिकल पावर दिखाते थे। और पूरी आल्मियन फैमिली में एमसी ही अकेला था जिसके पास एक भी विंग नहीं था। इसलिए उसका निकनेम पड़ गया था विंगलेस वन। फिर भी वो रोज ट्रेनिंग करता रहा, पसीने से जमीन भीग जाती थी, लेकिन रिजल्ट 0। आयरॉनिकली उसकी पूरी मेहनत बेकार साबित हुई। एक दिन वो पेड़ों के पीछे छिपकर दुश्मन की आर्मी को आते देख रहा था। तभी अचानक एम्बुश हो गया। अब वो वापस अपने पिता के सामने खड़ा था। एमसी दर्द से भरी आवाज में पूछता है, मैंने आपको हमेशा फॉलो किया, आप पर भरोसा किया, तो यही जवाब था। रॉड्रिक ठंडे स्वर में बोलता है, एक टूल क्या उम्मीद करता है? तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम्हारे जाने का समय है। ये सुनते ही एमसी रेज में आ जाता है। वो अपनी विशाल तलवार उठाकर सीधे अपने पिता की गर्दन पर वार करता है और वार बिल्कुल साफ लगता है। लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रॉड्रिक ने उस वार को अवॉइड करना भी जरूरी नहीं समझा। अगले ही सेकंड लोहे की जंजीरें एमसी को जकड़ लेती हैं और फिर जो होता है वो बेहद क्रूर था। उसके हाथ पैर बियर्स कर दिए जाते हैं और उसका पूरा शरीर क्रिम्सन लिक्विड से भीग जाता है। एमसी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। और सबसे दर्दनाक बात, ये सब उसके अपने भाइयों ने किया था। वे हंसते हुए कहते हैं, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, आखिर में तुमने वही किया जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। बिना विंग्स वाला इंसान बस एक बेकार चीज है। वे उसे जमीन पर रेंगते हुए देखते हैं और कहते हैं कि यही नजारा उसके लिए परफेक्ट है। मरते मरते एमसी आखिरी सवाल पूछता है, अगर मुझे मारना ही था तो आपने मुझे बचाया क्यों था? मुझे बर्फ में मरने के लिए छोड़ देते। रॉड्रिक उसके पास आता है और कहता है, शुरू से ही तुमने अपना पर्पस पूरा कर दिया था। एमसी समझ नहीं पाता। तब रॉड्रिक असली सच्चाई बताता है, मुझे उस शरीर के अंदर सोई हुई 7 विंग्स पावर चाहिए थी। एमसी हैरान रह जाता है और फिर एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। रॉड्रिक कहता है कि एमसी की माँ सिर्फ एक टूल थी जिसका काम बस उस बीज को जन्म देना था जिसकी उसे जरूरत थी। उसके बाद वो उसे छोड़कर चली गई और एमसी को बर्फ में मरने के लिए छोड़ दिया। रॉड्रिक की बातें सुनते सुनते एमसी की चेतना खत्म होने लगती है। बस उसका छोटा सा हाथ बर्फ में पड़ा है। वो धीरे से कहता है, बहुत ठंड है, क्या मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा? उसने जीने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो काफी नहीं था। अचानक एमसी खुद को एक अजीब सी जगह में पाता है। चारों तरफ सिर्फ सफेद रोशनी और हल्की गर्माहट। वो सोचता है, क्या ये आफ्टर लाइफ है? लेकिन अगले ही पल वो जोर से खांसता है और महसूस करता है कि वो किसी वॉइड में नहीं है, ये असली दुनिया है। वो अपने पैर हिलाता है, लेकिन पैर बहुत छोटे हैं, हाथ भी छोटे हैं। तभी उसे एहसास होता है वो अब एक बेबी बन चुका है। और जब वो बगल में देखता है तो एक औरत उसे पकड़े हुए होती है। एमसी की कोई सर्च एबिलिटी एक्टिव हो जाती है और वो दूर से घोड़ों की आवाज सुनता है, उसे ढूंढो। वो औरत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। लॉर्ड रॉड्रिक ने कहा है, उस बच्चे को वापस लाओ,
ये सुनकर एमसी का दिमाग हिल जाता है। उसे अचानक सब समझ में आ जाता है, क्योंकि उसे भी तो एक स्नोई नाइट में बेबी के रूप में पाया गया था। तो क्या वो सच में पास्ट में वापस आ गया है? ये पूरी तरह अनरियल था, लेकिन अगर वो उस औरत के साथ रहा तो वो फिर से रॉड्रिक के हाथों में चला जाएगा। इसीलिए बेबी एमसी अपनी पूरी माना इस्तेमाल करता है और औरत की बाहों से निकलकर बर्फ में रेंगने लगता है। उसका छोटा शरीर जल रहा था, जैसे अंदर आग लगी हो। सांस लेना मुश्किल था, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि इस बार वो कसम खाता है कि वो रॉड्रिक को खत्म करके ही रहेगा। आखिरकार वो बर्फ में रेंगते रेंगते बेहोश हो जाता है, लेकिन किस्मत से कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं। एक लड़की चिल्लाती है, प्रीस्ट को बुलाओ, यहां एक बच्चा है। प्रीस्ट आकर उसे उठाता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा बर्फ में लगभग 5 फुटबॉल फील्ड जितनी दूरी रेंग चुका था। प्रीस्ट दंग रह जाता है। ये बच्चा अविश्वसनीय है। और इस तरह एमसी को एक ऑर्फनेज में ले जाया जाता है। जब वो अगली बार आंख खोलता है तो उसके आसपास ढेर सारे बच्चे खड़े थे। कोई उसका नाक पकड़ रहा था, कोई उसे घूर रहा था। लगता है वो अब अनाथालय में है। और सबसे मजेदार बात, एक लड़की उससे अपनी बाहों में पकड़े हुए है, जबकि बाकी छोटी लड़कियां उसके पीछे दौड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि एमसी के पास अब 5 नई बहनें हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है, अभी वे सब बच्चे हैं और आगे चलकर यही लोग उसकी नई जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। एक दिन अचानक एमसी के छोटे से शरीर से एक अजीब सी ऑरा फूट पड़ती है। अगले ही पल वो सीधे आसमान में उड़ जाता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। दरअसल उसका माना कंट्रोल से बाहर हो गया था और उसी वजह से वो बहुत दूर जा गिरता है। एमसी सोचता है कि अब वो जमीन पर गिरकर खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी कोई आदमी उसे हवा में ही पकड़कर बचा लेता है। वो आदमी उसे गौर से देखते हुए कहता है, ये बच्चा बहुत अजीब और रहस्यमयी है। एमसी जैसे ही उसका चेहरा देखता है, वो तुरंत पहचान जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि हिफ्रिट था, रॉड्रिक का बड़ा भाई। और ट्विस्ट ये है कि पिछली जिंदगी में वही इंसान था जिसने एमसी को आखिर में फिनिश किया था। ये बात एमसी को तुरंत परेशान कर देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि शायद वो एलन हाउस में पहुंच चुका है। हिफ्रिट पहले से ही एक काफी ताकतवर इंसान माना जाता था। उसकी पीठ पर 2 विंग मार्क थे और वो हमेशा रॉड्रिक के साथ खड़ा रहता था। वो भी उन नाइट्स में से था जो रॉयल फैमिली की रक्षा करते थे, लेकिन बाद में एक सिविल वॉर के दौरान उसकी मौत हो गई थी और उसी के साथ उसका पूरा हाउस भी बिखर गया था। उधर एमसी अभी भी उस आदमी की बाहों में था, जबकि एक महिला हैरानी से पूछती है कि इतना छोटा बच्चा इतनी मैजिकल पावर कैसे इस्तेमाल कर सकता है कि सीधे आसमान में उड़ जाए। फिर वो प्यार से एमसी के माथे पर एक छोटा सा किस करती है और कहती है कि वो जरूर डर गया होगा। एमसी बस चुपचाप उसे देखता रहता है। उधर हिफ्रिड हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इस बच्चे के अंदर जबरदस्त पावर है, क्योंकि उसकी पीठ पर बना ट्राइबल टाटू सब कुछ साफ दिखा रहा था। एमसी खुद भी हैरान था कि उसकी पीठ पर ये सब कैसे है। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है कि उसके अंदर 7 विंग्स पावर सो रही है। और तभी एमसी को पूरी सच्चाई समझ में आती है। रॉड्रिक ने उसे इसीलिए बचाया था ताकि एक दिन उसकी पावर छीन सके। ये सोचकर छोटा एमसी अंदर से रेत से भर जाता है। तभी वो महिला अपने पति से पूछती है, तो हम इस बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं? एमसी बेचैन हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर फिर से उसी खतरनाक फैमिली के हाथों में चली जाए। उसे अपनी पावर चाहिए थी ताकि वो एक दिन बदला ले सके। लेकिन तभी हिफ्रिट एक फैसला सुनाता है, मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगा। और बस इतनी आसानी से एमसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है। असल में हिफ्रिट की पहले से ही 5 बेटियां थीं और वो काफी समय से एक बेटे की इच्छा रखता था। इसलिए उसे लगा कि शायद ये सब किस्मत है, लेकिन उसकी बेटियां एमसी को उठाकर ऐसे फेंक देती हैं जैसे कोई खिलौना हो। सब बच्चे उसे घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि ये बड़ा सिर वाला बच्चा कौन है। तभी उसकी नई माँ मुस्कुराकर कहती है, इसका नाम होगा एस्टर। पिछली जिंदगी में उसका नाम ऐश था, लेकिन इस नई जिंदगी में वो बन गया एस्टर एलन और इसी के साथ उसकी नई पहचान शुरू होती है। समय तेजी से गुजरता है। 10 साल बाद हिफ्रीड अभी भी बिल्कुल पहले जैसा दिखता है और अब हमारा एमसी 10 साल का एस्टर बन चुका था। काले बालों वाला ये लड़का बेहद शांत खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए, और उसके शरीर से हल्की ऑरा निकल रही थी। आज वो एक खास जगह आया था, स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल। ये एलन हाउस का वार्षिक इवेंट था। ये सिर्फ एक सोशल गैदरिंग नहीं थी, बल्कि वो जगह थी जहां सभी नोबल फैमिलीज अपने बच्चों की तलवारबाजी दिखाते थे। यहाँ बहुत से लोग अपनी ताकत दिखाते थे और बहुत से लोग बेइज्जत भी होते थे। जैसे ही एस्टर यहाँ चलता है, आसपास के कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, देखो
ये हिफ्रीट के हाउस वाले हैं। ये लोग यहाँ बस शर्मिंदा होने आते हैं। सुना है उन्होंने एक अजीब बच्चा अडॉप्ट किया है, शायद वही लड़का है। उधर एस्टर की बहन अल्फिन उसे कहती है कि इन बातों की परवाह मत करो, क्योंकि इस जगह पर कमज़ोर लोगों को हमेशा क्रश कर दिया जाता है। लेकिन एस्टर समझ सकता था कि वो खुद भी थोड़ा डर रही है। हिफ्रीट कहता है कि यही इस समय उनके हाउस की स्थिति है और वो चाहता है कि उनके बच्चे खुद देख लें कि दुनिया उन्हें कैसे ट्रीट करती है। लेकिन एस्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मज़ा तो अब आएगा। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब हर साल इसी जगह उसे बेइज्जत किया जाता था। उसकी तलवार हमेशा टूट जाती थी, क्योंकि बाकी लोगों की तलवारें उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती थीं। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, क्योंकि अब उसकी पीठ पर मौजूद था 7 विंग्स का रहस्य, और आज उसके बदले की शुरुआत होने वाली थी। तभी ऊपर एक खिड़की में 2 लोग दिखाई देते हैं, कॉन्स और वॉन। वही लोग जिन्होंने पिछली जिंदगी में एमसी के हाथ पैर डिस्कनेक्ट कर दिए थे। एस्टर उन्हें देखते ही अंदर से ठंडी मुस्कान देता है। वो इस इवेंट में अपना स्पेक्टैकुलर डेब्यू करने के लिए तैयार था। अरीना में 2 नाइट्स की फाइट चल रही थी। इस दुनिया में नाइट सबसे ऊपर माने जाते थे और एक परफेक्ट नाइट बनने के लिए 2 चीजें जरूरी थीं, स्ट्रेंथ और ग्रेस। स्ट्रेंथ तलवारबाजी से दिखाई जाती थी और ग्रेस लोगों की पहचान और सम्मान से। फाइट के दौरान एक नाइट अपनी तलवार पर एनर्जी इकट्ठा करता है और एक ही बार में सामने वाले की तलवार शैटर कर देता है। एस्टर ये सब ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी बहन अल्फिन कहती है, हमेशा की तरह इम्प्रेसिव है। लेकिन एस्टर अचानक थोड़ा शांत हो जाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उसकी तलवार हर बार टूट जाती थी और सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। तभी हिफ्रीट कहता है कि उसे अडल्ट गैदरिंग में जाना है, इसलिए वो अल्फिन को एस्टर के साथ छोड़ रहा है। अल्फिन तुरंत बोलती है, पापा, मैं उससे बड़ी हूँ, मैं ही उसका ध्यान रखूंगी। हिफ्रीट हंसते हुए कहता है, यहाँ तुम्हारी उम्र के बहुत बच्चे हैं, जाओ दोस्त बनाओ, थोड़ा नेटवर्किंग करो। लेकिन वो एक चेतावनी भी देता है, कभी भी किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास 7 विंग्स हैं। अगर किसी को पता चल गया तो वे तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। एस्टर सिर हिलाता है, लेकिन वो देखता है कि आसपास हर कोई उसे घूर रहा है। ऐसे माहौल में दोस्त बनाना आसान नहीं था। फिर भी वो आगे बढ़ता है और सोफे पर बैठे 2 लड़कों के पास जाता है। लाल बालों वाला लड़का पूछता है, तुम कौन हो? एस्टर विनम्रता से कहता है, भाई डैरियस, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम एस्टर एलन है। ये सुनते ही लाल बालों वाला लड़का हंसने लगता है। ओह, तो तुम वही अडॉप्ट किया हुआ बच्चा हो, बर्फ में मिला हुआ गरीब सा लड़का। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि किसी ऐसे इंसान को फैमिली का नाम देना पागलपन है। लेकिन एस्टर उन्हें बहुत अच्छे से पहचानता था, क्योंकि यही थे डैरियस और ग्रियन, इस हाउस के असली बेटे। और वही 2 लोग जिन्होंने पिछली जिंदगी में उसे फिनिश कर दिया था। और सबसे मजेदार बात, जिनसे वो कभी डरता था, अब वो साफ देख सकता था कि वे बस बच्चे हैं जो बड़े बनने का नाटक कर रहे हैं। एल्फिन तुरंत एमसी को बुलाती है और कहती है, बस करो, तुमने हेलो कह दिया, अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी उनका दुश्मन सामने आ जाता है। लाल बालों वाला लड़का उन्हें आवाज़ देता है और ताना मारते हुए कहता है कि आज वो अपने पिता के पीछे छिप नहीं रही है। फिर वो हुक्म देता है, क्यों ना तुम यहीं हम लोगों का मनोरंजन शुरू कर दो, ये मेन हाउस का ऑर्डर है। इतने छोटे बच्चों के मुंह से इतनी खतरनाक धमकियां सुनकर माहौल और भी टेंशन से भर जाता है। लेकिन एल्फिन डरते नहीं है। वो सीधा जवाब देती है कि उनके हाउस और मेन हाउस के बीच कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशन नहीं है, इसलिए वो इस ऑर्डर को मानने से मना करती है। फिर वो एमसी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। एमसी पहले रुकना चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि एल्फिन के हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं तो वो चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। लेकिन लाल बालों वाला लड़का फिर से बोल पड़ता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि क्या उन्हें वो कहानी पता है जब उनका पिता एक नाइट होने के बावजूद राजा को बचा नहीं पाया था, और उसी गलती की वजह से उसके अपने भाई ने उसका हाथ डिस्कनेक्ट कर दिया था। फिर वो घमंड से कहता है कि अच्छा हुआ उसके खून में उनकी तरह गंदा ब्लड लाइन नहीं है। बस यही वो पल था जब एल्फिन का सब्र खत्म हो गया। वो गुस्से में उसके पास जाती है ताकि उसे थप्पड़ मार सके, लेकिन अचानक वो लड़का उसके चेहरे पर वाइन थूक देता है। पूरा अरीना एक पल के लिए शांत हो जाता है। एल्फिन बस वहीं खड़ी रह जाती है और वो लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके पिता को ज़रूर अफसोस होता होगा कि उनकी बेटी इतनी बेकार है जो कभी भी टाइटल्स आगे नहीं बढ़ा पाएगी। एमसी ये सब देख रहा था और तभी उसे समझ आता है कि उसने इस जगह के बारे में बहुत गलत सोचा था। वो सोच रहा था कि क्योंकि वो पहले ही एक ज़िंदगी जी चुका है, इसलिए इन बच्चों की हरकतों से उसे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका अंदर का रेज फिर से जाग चुका था।
तभी एमसी पास खड़े एक आदमी के हाथ से वाइन की बोतल उठा लेता है। वो बोतल हवा में उछालता है और डेरियस के कहता है, पकड़ो। डेरियस अचानक चौंक जाता है, लेकिन बोतल उसके चेहरे से टकराने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और उसी पल शैक एमसी अपनी तलवार घुमाता है और बोतल को काट देता है। वाइन पूरी की पूरी डेरियस के सिर पर गिर जाती है। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाता है। एमसी तलवार के ब्लेड पर हाथ फेरता है और फिर उसे चाट लेता है। सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं, लेकिन एमसी शांत आवाज़ में कहता है, ये तो सिर्फ ग्रेप जूस है, तुम जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल सही। ये सुनते ही माहौल और भी गर्म हो जाता है और तभी कहानी हमें 3 साल पीछे ले जाती है। उस समय एमसी के शरीर से ज़बरदस्त ऑरा एक्सप्लोड हो रही थी। हेफ्रीड उसे चिल्लाकर कह रहा था, शांत हो जाओ, क्या तुम अपनी ही बहनों को फिनिश करना चाहते हो? उस दिन पहली बार एमसी ने 7 विंग्स की पावर एक्टिवेट की थी। ये पावर इतनी खतरनाक थी कि खुद हिफ्रीड भी डर गया था। उसे लगने लगा था कि शायद ये बच्चा कभी इस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और फिर कहानी वापस स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल में लौट आती है। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, बड़ी समस्या हो गई है। अंदर बैठे लोग हैरान होकर पूछते हैं कि क्या हुआ। वो आदमी बताता है, एक लड़के ने मेन हाउस को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर दिया है। नाम सुनते ही सब चौंक जाते हैं। वो नाम था एस्टर। उधर आल्फिन घबराकर अंदर आती है और सबको बताती है कि क्या हो गया। लेकिन कुछ लोग तो इस खबर से खुश भी हो जाते हैं। एक दाढ़ी वाला आदमी उत्साह से कहता है, भाइयों के बीच ऐसी फाइट रोज देखने को नहीं मिलती। आज ही शायद ये तय हो जाएगा कि अगला सक्सेसर कौन होगा। उधर एरिना में डेरियस अपना हाथ उठाता है और उसकी हथेली पर चमक रहे थे 4 विंग मार्क्स। भीड़ तुरंत चिल्लाने लगती है, क्योंकि 4 विंग का मतलब था जबरदस्त मैजिकल पावर। आगे आओ और अपनी ताकत दिखाओ, या फिर उस बेइज्जती से डर रहे हो जो अभी होने वाली है। शांत आवाज में जवाब देता है, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। सिर्फ हाथ पर मार्क दिखाकर घमंड करना आसान है, असली ताकत फाइट में दिखती है। फिर वो साफ कह देता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी बहन से माफ़ी मांगनी होगी। डेरियस हंसता है और जवाब देता है, ठीक है, लेकिन अगर नतीजा उल्टा हुआ तो आज से तुम मेरे कुत्ते बन जाओगे। इतना कहकर वो तुरंत हमला कर देता है। उसकी तलवार बिजली की तरह एमसी पर गिरती है। एमसी किसी तरह उसे ब्लॉक करता है, लेकिन पीछे धकेल दिया जाता है। भीड़ में खड़ा दाढ़ी वाला आदमी समझाता है, अगर एक विंग एक छोटी मोमबत्ती की तरह है तो 4 विंग का मतलब होता है माना एक्सप्लोजन। डेरियस हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? अभी तो बहुत बहादुर बन रहे थे और फिर वो ऊपर से डबल अटैक करने के लिए कूदता है। सबको लगता है कि फाइट यहीं खत्म हो जाएगी। उसका वार सीधा एमसी पर गिरता है, लेकिन एमसी फिर भी उसे ब्लॉक कर लेता है। डेरियस खुद हैरान रह जाता है। अब एमसी की आंखें आधी बंद हो जाती हैं और वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अगले ही पल वो जबरदस्त काउंटर अटैक करता है। पिछले 10 सालों से वो इसी पल का इंतजार कर रहा था और अब उसका बदला शुरू हो चुका था। एक भारी स्लैश के साथ उसकी तलवार डेरियस पर गिरती है। डेरियस उस वार को सह नहीं पाता और सीधे घुटने पर गिर जाता है। एमसी अपनी तलवार उसके चेहरे के पास दबाकर रख देता है। डेरियस समझ ही नहीं पाता कि 4 विंग होने के बावजूद वो कैसे हार रहा है। पूरी भीड़ चौंक जाती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस बदनाम हाउस से ऐसा लड़का निकल सकता है। लेकिन तभी एमसी के अंदर फिर से ऑरा उबलने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि इसी आदमी ने पिछली जिंदगी में उसका हाथ डिस्कनेक्ट किया था। वो अपनी ऑरा और बढ़ाने लगता है। लोग दूर से चिल्लाने लगते हैं, रुको, ऐसा मत करो। लेकिन तभी टन एक आवाज गूंजती है। डेरियस की तलवार का आधा हिस्सा जमीन पर गिर चुका था। एमसी ने उसकी तलवार 2 टुकड़ों में तोड़ दी थी। फिर वो शांत आवाज में कहता है, अगली बार डर के मारे कांपना मत। और मुड़कर चलता हुआ कहता है, मैं अब वो विंगलेस ऐश नहीं हूँ। अल्फिन दूर से उसे खुशी से देख रही थी। एमसी सोचता है कि कम से कम आज उसने अपने अंदर का थोड़ा सा हेट निकाल दिया। लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी फैलने लगती है। वो ऊपर की तरफ देखता है और उसी पल उसका दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि वहां खड़ा था रॉडरिक, वही इंसान जिसने पिछली जिंदगी में उसे बेरहमी से फिनिश किया था। पूरा एरिना हैरान था कि एक लड़के ने मेन हाउस के वारिस को हरा दिया। लेकिन एमसी समझ चुका था कि शायद ये जीत ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अब फैमिली का असली हेड उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरीना में माहौल पूरी तरह टेंस था। तभी वो आदमी लड़के के ऊपर अपनी शैडो डालते हुए उसे घूरने लगता है, जबकि एमसी बिल्कुल सीरियस खड़ा रहता है। उधर डेरियस शर्म से तिल मिलाते हुए टेढ़ा मेढ़ा उठता है और चिल्लाने लगता है, फादर फादर, यही है वो, इसने मुझे मारा है। लेकिन जो अगला पल हुआ उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ।
बूम! उसके अपने ही फादर ने तलवार से उसका हाथ जमीन में पिन कर दिया। अरीना में मौजूद हर इंसान शॉक में रह गया। रॉड्री गुस्से में कहता है कि उसका बेटा इस फैमिली के लिए डिस्ग्रेस है। तुम क्या कर रहे हो? हमारे फैमिली नेम को मिट्टी में घसीट रहे हो। जो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो हमारे नाम के लायक नहीं। हेफ्रीड बीच में आने की कोशिश करता है और कहता है, रॉड्री बस करो। लेकिन वो आदमी ठंडे स्वर में बोलता है, उस लड़के को तलवार पकड़ने का कोई हक नहीं है। तभी एक खतरनाक स्लैश आने वाला था, लेकिन अचानक एमसी आगे आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे एलिमिनेट करना चाहते हो, वरना मेरे पास मत आओ। अरीना में माहौल पूरी तरह टेंस था। फिर एमसी शांत आवाज में बोलता है कि ये लड़का अभी तक उसकी बहन से माफी भी नहीं मांग पाया है, इसीलिए इसकी सजा बाद में होगी। ये सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। रॉड्री ठंडी नज़र से उसे देखता है और कहता है, याद रखो तुम एक ऑर्फन हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में इस फैमिली का हिस्सा हो? एमसी तुरंत जवाब देता है, मैं एक वाई काउंट का बेटा हूं। फिर वो एक सवाल पूछता है, जब किसी नाइट की कीमत तय होती है तो असली वजन किस चीज का होता है? ट्विस्ट ये है कि वो इशारा कर रहा था कि असली कीमत स्ट्रेंथ की होती है। रॉड्रिक साइड में खड़े हेफ्रीड को आंख के कोने से देखता है और कहता है, ठीक है, तो एक वाई काउंट का बेटा हमारी मेन फैमिली को चोट पहुंचाता है। उस पल से ये बच्चों का खेल नहीं रहा। लेकिन एमसी तुरंत जवाब देता है, पूरे सम्मान के साथ, ये बच्चों का खेल था ही नहीं, ये एक फॉर्मल ड्यूअल था। मैंने अपनी फैमिली पर हुए इंसल्ट का जवाब तलवार से दिया है। और आयरॉनिकली अभी कुछ समय पहले रॉड्री ने खुद अपने बेटे से कहा था कि जो इंसान तलवार से अपने नाम की रक्षा नहीं कर सकता वो डिस्ग्रेस है। इसीलिए एमसी साफ बोल देता है कि वो अपनी एक भी उंगली कटने नहीं देगा। ऊपर बैठे लोग हैरान होकर फुसफुसाने लगते हैं। इस 10 साल के बच्चे में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे कोई रीइनकार्नेटेड इंसान हो जिसने पूरी लाइफ जीली हो और फिर वापस आया हो। रॉड्री आखिरी बार उसे घूरता है, फिर मुड़कर कहता है, ठीक है, तैयार हो जाओ। एमसी सच में तैयार होने चला जाता है, लेकिन उसी समय अचानक एक विशाल तलवार उसकी तरफ आती है। धड़ाम! कुछ भारी चीज से उसे जोरदार ब्लास्ट लगता है और वो उड़ जाता है। पूरा एरिना शॉक में जम जाता है। तभी कोई तेजी से आगे आता है। वो था हेफ्रीड। वो बिना देखे उस अटैक को ब्लॉक करता है, डबल किक लगाकर सामने लैंड करता है और तुरंत एमसी के पास आकर पूछता है, तुम ठीक हो? और हैरानी की बात, एमसी अभी भी जिंदा था। उसने उस अटैक को पूरी तरह टैंक कर लिया था। उधर रॉड्रिक एक नज़र डालता है, मुड़ता है और बिना कुछ बोले चला जाता है, जबकि डेरियस लंगड़ाते हुए एरिना से बाहर निकलता है। इसके बाद एमसी को जोरदार चक्कर आने लगते हैं। वो लगभग बेहोश होने वाला होता है, लेकिन हेफ्रीड उसे पकड़ लेता है। एमसी कमज़ोर आवाज़ में कहता है, फादर, मैंने हमारे फैमिली नेम को प्रोटेक्ट किया। हेफ्रीड मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा, तुम ब्रिलियंट थे। उधर सीढ़ियों पर जाते हुए रॉड्री को एक दाढ़ी वाला आदमी ताना मारता है, कितना चाइल्डिश व्यवहार था रॉड्री, तुमने एक बच्चे पर अटैक किया और फिर भी उसी बच्चे ने तुम्हारे बेटे की रेपुटेशन बर्बाद कर दी। एक मोटा आदमी घबराकर कहता है कि उसे लगा रॉड्रिक अभी सबको आधा आधा काट देगा, लेकिन फैमिली का हेड गंभीर आवाज में कहता है कि मुश्किल समय आने वाले हैं और दुनिया को 2 या 3 हिस्सों में बांटने के लिए एक जबरदस्त तूफान चाहिए। मतलब साफ था, एमसी की थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसे खत्म करने की वजह नहीं बन सकती। अगले चैप्टर में पूरा कैंप शॉक में था। एमसी ट्रेनिंग के दौरान लोगों को एक एक करके गिरा रहा था। कोई कहता है, यंग मास्टर एस्टर का फाइटिंग स्किल कमाल का है। दूसरा हैरानी से पूछता है, ये बच्चा सच में सिर्फ 10 साल का है? किसी ने तो ये भी कहा कि उसने रॉड्रिक के बेटे को एरिना में इतना डरा दिया कि वो वहीं शर्म से कांपने लगा। ट्रेनिंग के दौरान एमसी खुद सोचता है कि डांस फेस्टिवल में उसने अपनी पावर दिखाकर अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है। इससे उन लोगों की आवाजें थोड़ी शांत होंगी जो हेफ्रीड की फैमिली को इंसल्ट करना चाहते थे। लेकिन उसके दिल में एक सीक्रेट है। उसका असली गोल इस पूरी फैमिली को एक दिन पूरी तरह डिलीट करना है। साथ ही वो ये भी जानना चाहता है कि रीबर्थ होने के बाद वो कितनी दूर तक स्ट्रांग बन सकता है, क्योंकि सच ये है कि रॉड्रिक के एक ही अटैक से वो लगभग उड़ गया था। मार्क सिर्फ ये दिखाता है कि कोई इंसान कितनी दूर जा सकता है, भले ही उसके अंदर बहुत सारा इंटरनल मना हो, लेकिन उसे इस्तेमाल करना अभी भी आसान नहीं है। ट्रेनिंग में वो एक और फाइटर को गिरा देता है और पूरा कैंप उसके बारे में बातें करने लगता है। तभी एल्फीन आती है और कहती है कि वो हमेशा सबका ध्यान खींच लेता है और खुद को कंट्रोल करना नहीं जानता। वो बताती है कि फादर उसे बुला रहे हैं। एमसी मजाक में उसके आउटफिट पर कमेंट करता है कि आज वो कुछ अलग पहन कर आई है।
वो नाराज होकर कहती है कि उसे ये पसंद नहीं क्योंकि ये क्यूट नहीं लगता। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बैलेंस है। और एमसी की फाइट देखकर उसे समझ आया कि वो भी हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। जब एमसी वापस आएगा तो उसे कुछ समय उसके साथ बिताना होगा। एमसी उसे मूवी थिएटर जाने के लिए भेज देता है और कहता है कि पहले उसे अपने फादर के साथ चल रही बात को सुलझाना होगा। जब वो वहां पहुंचता है तो हैफ्रीड गंभीर होकर कहता है, बेटा, तुम्हें इस फैमिली में आए 10 साल हो चुके हैं और अब वो पल आ गया है। मैं चाहता था कि तुम थोड़ा और बड़े हो जाओ, लेकिन अब ये साफ है कि तुम ही इस फैमिली के अगले हेड बनोगे। यानी कि एमसी को आधिकारिक तौर पर भविष्य का वाइकाउंट और इस पूरे परिवार का सक्सेसर घोषित किया जा रहा था। हैफ्रीड समझाता है कि ये पोजीशन बहुत डेलिकेट है। एक फैमिली मेंबर और एक टेरिटरी के लॉर्ड होने के नाते बहुत सी चीज़ों की रक्षा करनी पड़ती है और सक्सेसर की सीट हमेशा खाली नहीं रह सकती। एमसी पूछता है कि क्या उसकी बहनें इस फैसले से ठीक हैं। हैफ्रीड जवाब देता है कि वे 3 दिनों में नाइट्स अकेडमी से लौट आएंगी और उसी दिन वो इसे आधिकारिक बना देगा। कहानी यहीं एक नए ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब एमसी सिर्फ एक टैलेंटेड बच्चा नहीं रहा, अब वो आधिकारिक तौर पर पूरे परिवार का भविष्य बनने वाला था। सफ़ेद बालों वाली का नाम माल्फा था और लाल बालों वाली का नाम कूडो। एमसी मन ही मन सोचता है कि क्या अजीब नाम है। फिर वो समझ जाता है कि अगर ऐसा है तो कूडो ज़रूर गुस्से में होगी, क्योंकि वो सिर्फ इस वजह से उससे नफरत करती है कि वो एक लड़का है। ऊपर से उसके पास 7 विंग्स की पावर भी है। एमसी खड़ा होकर कहता है कि वो ये जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता। वो अभी अपनी मना भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, और तो और एक बार वो लगभग अपनी ही बहन को ऑफलाइन कर देता। ऐसे में उसे नहीं लगता कि वो सबको कन्विंस कर पाएगा। हैफ्रीड हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसे हमेशा से शक था कि ये छोटा सा बच्चा सच में बच्चा नहीं है, इसीलिए उसे पहले से पता था कि एमसी यही जवाब देगा। लेकिन फिर वो कहता है कि उसके पास एमसी के लिए एक असली गिफ्ट है, और जैसे ही वो बॉक्स खुलता है एमसी पूरी तरह चौंक जाता है। उसके सामने एक ज़बरदस्त विशाल तलवार थी। बॉक्स के अंदर वो छोटी लग रही थी, लेकिन असल में वो बहुत बड़ी थी। हैफ्रीड बताता है कि ये तलवार 7 विंग्स की पावर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। ये वही मशहूर तलवार है जो जंगल के अंदर छिपी हुई थी, मैजिक डिवोरिंग स्वॉर्ड। एमसी पूछता है, डैड, अगर ये तलवार इतनी खास है तो आपने मुझे घर पर ही क्यों नहीं दिखाई? हम जंगल में क्यों आए? हैफ्रीड जवाब देता है कि ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है, क्योंकि पिछली बार एमसी ने लगभग पूरा घर ही उड़ा दिया था। फिर वो बताता है कि इस तलवार का नाम है ग्रैन। ये एक लेजेंडरी ब्लेड है जो पीढ़ियों से इस फैमिली में पास होती आ रही है। पहली नज़र में ये थोड़ी टूटी हुई लगती है, लेकिन असल में यही इसकी खासियत है। हैफ्रीड समझाता है कि अगर इसमें यूज़र अपनी मना डालता है तो ये तलवार बड़ी होती जाती है और अपनी फॉर्म बदलती रहती है। मतलब ये पूरी तरह यूज़र की मैजिक पर डिपेंड करती है। डेमो दिखाने के लिए हैफ्रीड अपनी मना तलवार में डालता है और अगले ही पल एक ज़बरदस्त एनर्जी वेव निकलती है जो पूरे जंगल को चीर देती है। ये देखकर साफ हो जाता है कि ये तलवार ओवरपावर्ड है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। अगर यूज़र की मना कमज़ोर हुई तो ये तलवार सारी एनर्जी खींच लेती है और यूज़र को पूरी तरह थका देती है। इसी वजह से ये तलवार काफ़ी बदनाम भी है। हैफ्रीड एमसी से कहता है, आओ इसे पकड़ो। एमसी तलवार पकड़ते हुए सोचता है कि क्या उसे सच में इसमें अपनी मना डालनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो तलवार पकड़ता है उसके चारों तरफ एनर्जी जमा होने लगती है। अजीब बात ये थी कि तलवार खुद ही उसकी मना, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी आएगा। जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि उसके पास 7 विंग्स हैं, उसी दिन से लोग उससे नफरत भी करेंगे और उसकी पावर को पाने की लालच भी रखेंगे। कुछ लोग सामने से अटैक करेंगे और कुछ पीछे से धोखा देने की कोशिश करेंगे। अगर एमसी उस दिन अपनी कमजोरी पर पछताना नहीं चाहता तो उसे अभी से बहुत तेजी से स्ट्रांग बनना होगा। एमसी अपने पिता का हाथ पकड़कर सिर हिलाता है। वो कहता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी की तरह कमजोर और दुखी होकर नहीं जीना चाहता। वो अपने पिता को धन्यवाद देता है और वादा करता है कि वो 7 विंग्स और इस तलवार दोनों को मास्टर करेगा। 3 दिन बाद फैमिली में एक और हलचल होती है। कुडो और माल्फा नाइट्स अकेडमी से वापस आ चुकी थीं। कुडो मजाक में खुद को यंग सर्वेंट कहते हुए घर में एंट्री लेती है और पूछती है कि उसकी प्यारी छोटी बहनें कहाँ हैं। छोटी बहनें दौड़ कर आती हैं और दोनों को गले लगा लेती हैं, लेकिन जब कुडो उनके बाल बिगाड़ देती है तो वे गुस्सा होकर माल्फा से चिपक जाती हैं। कुडो हाथ बांधकर खड़ी रहती है, लेकिन तभी उसकी नज़र अल्फीन पर पड़ती है। अगले ही पल वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है, उसके बालों को बिखेरती है और प्यार से किस करने लगती है।
माल्फा चारों तरफ देखकर पूछती है, एस्टर कहाँ है? माँ कुछ कहने ही वाली होती है, तभी दूर जंगल से लगातार धमाके की आवाजें आने लगती हैं। असल में एमसी तब से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, जब से उसने ग्रेट स्वॉर्ड को ग्रो करना सीख लिया था। पूरा जंगल लगभग बर्बाद हो चुका था। तभी कुडू वहां पहुंचती है और कहती है कि वो खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। वो पूछती है कि जब वो घर आई तो एमसी उसे मिलने क्यों नहीं आया, क्या वो बहुत बिजी था या अब उसे अपनी बहन की परवाह ही नहीं रही। वो ये भी बताती है कि डांस फेस्टिवल वाली घटना के बारे में पूरा अकेडमी बात कर रहा था और उनके पिता जरूर उस पर गर्व कर रहे होंगे। एमसी जवाब देता है कि जब ये सब हो रहा था तब कुडू कई खतरनाक मिशनों पर ट्रेनिंग कर रही थी। असल में वो अकेली नाइट थी जिसे प्लैटिनम टाइटल मिला था। कुडू कहती है कि ये तो उसके लिए बस न्यूनतम था, क्योंकि उसे अपने पिता की जगह लेनी है। लेकिन फिर वो असली बात बताती है। उसे पता चला है कि एमसी ने फैमिली का सक्सेसर बनने का ऑफर ठुकरा दिया। वो पूछती है कि क्या उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि इससे कुडो की फीलिंग्स हर्ट होंगी। एमसी कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे सच में लगता है कि कुडो उससे ज़्यादा योग्य है। लेकिन कुडो कहती है कि वो उसका सपना जानता है, फिर भी ऐसा कहना क्रूर है। गुस्से में वो अपनी तलवार घुमाती है और एक विशाल पेड़ को चीर देती है। फिर वो एमसी से कहती है कि अब उसे दिखाना होगा कि वो इतने समय से क्या कर रहा था। मतलब साफ था, दोनों के बीच एक सीरियस फाइट होने वाली थी। एमसी कहता है कि रुको, उसने अभी तलवार को पूरी तरह मास्टर नहीं किया है। लेकिन कुडो ठंडे स्वर में कहती है कि बैटलफील्ड पर कोई इस बहाने को नहीं सुनेगा। एक नाइट को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर एमसी अभी नहीं लड़ेगा तो वो उसे यहीं खत्म कर देगी। अगले ही पल कुडो बिजली की तरह उस पर झपटती है। एमसी मजबूर होकर ग्रेट स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है और समझ जाता है कि अब उसे पूरी गंभीरता से लड़ना होगा। कुडो घूमती हुई मना अटैक के साथ हमला करती है और तभी चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले सीन में पूरा जंगल धमाकों से गुमव्याहा था। कुडो एक्साइटेड होकर कहती है कि एमसी की फेंसिंग पहले की तरह ही शार्प है, लेकिन वो ये भी पूछती है कि वो इस अजीब सी तलवार को तलवार कैसे कह सकता है, क्योंकि उसे अपनी मना संभालने की बेसिक्स भी नहीं आती। वो एक और अटैक करती है और एमसी को दूर फेंक देती है। एमसी समझ जाता है कि कुडो सच में सीरियस है। असल में बचपन से ही कुडो उसके पीछे पड़ी रहती थी, क्योंकि वो परिवार का इकलौता लड़का था और भविष्य में सक्सेसर भी बन सकता था। अगर उसे एमसी में कोई भी गलती दिखती तो वो उसे पीटकर सबक सिखाती थी। किसी तरह वो उसकी नेचुरल राइवल बन चुकी थी। अब कुडो फिर से जबरदस्त अटैक्स की बारिश करती है और एमसी को मजबूर कर देती है कि वो ग्रेट स्वॉर्ड की पूरी पावर एक्टिवेट करे। दूर खड़ी माल्फा ये सब देख रही थी। वो अपने पिता से पूछती है, डैड, क्या इन्हें ऐसे ही लड़ने देना ठीक है? हेफ्रीड शांत होकर जवाब देता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, कोई एक ऑफलाइन हो जाए। लेकिन उसे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि सच्चे राइवल्स हैं। वे लापरवाह जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे को उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। माल्फा कहती है कि उसे उम्मीद है कि डैड सही कह रहे हैं, लेकिन वो जानना चाहती है कि उन्हें अचानक नाइट्स एकेडमी से वापस क्यों बुलाया गया। उसे पता है कि ये सिर्फ सक्सेसर वाली बात के लिए नहीं हो सकता। हेफ्रीड सिर हिलाकर मना करता है। फिर वो एक ड्रॉअर खोलता है और एक लेटर निकालता है। उस लेटर में लिखा था कि उन्हें मेन फैमिली ने बुलाया है, मतलब फैमिली की कोर ब्रांच अपने पोतों को देखना चाहती है। लेकिन सबसे खराब स्थिति में वे एमसी को उनसे छीन भी सकते हैं। उधर जंगल में फाइट जारी थी। एमसी कुडो से कहता है कि वो बेवकूफी करना बंद करे। सक्सेशन की बात अब क्यों कर रही है, उसने तो पहले ही मना कर दिया है। लेकिन यही बात कुडो को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो एक और जबरदस्त अटैक कर देती है। एमसी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रोल क्लब घुमा रहा हो, लेकिन एमसी भी कम नहीं था। एक छोटा सा ट्विस्ट देकर वो उसके अटैक को साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है और पीछे से आकर कहता है कि अब वो सिर्फ सुनते नहीं रहेगा। कुडो हंसते हुए कहती है कि लगता है वो भागते भागते थक गया है। लेकिन अगले ही पल एमसी का काउंटर अटैक बेकार हो जाता है और वही दूर जा गिरता है। कुडो कहती है कि हाई लेवल फाइटर्स में सबसे बेकार वे होते हैं जो सिर्फ तलवार चला सकते हैं। अगर थोड़ा मैजिक भी इस्तेमाल कर सको तो बेहतर है, लेकिन अगर सच में टॉप पर पहुंचना है तो तलवार और मैजिक दोनों को मास्टर करना पड़ता है। फिर वो एमसी को ध्यान से देखती है और कहती है कि वो निराश है। थियरी के हिसाब से विंग्स और मार्क्स ये दिखाते हैं कि कोई कितना स्ट्रांग बन सकता है। आमतौर पर हर एक विंग पिछले लेवल से 3 गुना ज्यादा ताकत देता है। मतलब कुडो के पास सिर्फ 5 विंग्स है, यानी वो एमसी से 2 स्टेज नीचे है। फिर भी ताकत की हर टक्कर में एमसी हार रहा है। फाइट के आखिरी सेकंड में उसने मना इस्तेमाल करना बंद कर दिया और सिर्फ तलवारबाजी पर आ गया। कुडो सीधे पूछती है, क्या उसे अपनी ही पावर पर भरोसा नहीं है या फिर उसे डर है कि कहीं पिछले साल जैसा हादसा फिर से न हो जाए। एमसी चुप खड़ा सोच रहा था, क्योंकि जो कुडो कह रही थी वो सच लग रहा था। शायद वो खुद ही 7 विंग्स की पावर से डर रहा था और अनजाने में खुद को लिमिट कर रहा था।
हो सकता है उसकी तलवार इसलिए अनस्टेबल हो रही थी क्योंकि वो अपनी मैजिक को दबाने की कोशिश कर रहा था। कुडो कहती है कि एमसी के पास वो सब कुछ है जिसका उसने कभी सपना देखा था, और अगर वो इतनी बड़ी टैलेंट को यूं ही बर्बाद होने दे रहा है तो वो इस पावर के लायक नहीं है। ये सुनकर एमसी फिर से उस पर अटैक करता है। इस बार वो हवा को चीरते हुए वार करता है और कुडो को रोक देता है। कुडो प्रभावित होकर कहती है कि अब उसने पूरी ताकत से वार किया है। एमसी कहता है कि उसी की वजह से ही वो आखिरकार जाग गया है। लेकिन तभी कुडो देखती है कि एमसी उसकी तरफ दौड़ रहा है और उसकी तलवार बंद है। क्या उसकी मना खत्म हो गई? कुडो के पास सिर्फ 5 विंग्स थे और उसे पता था कि वो उसे नहीं हरा सकती, लेकिन पहली बार उसे जीत का मौका दिखाई देता है। उसी पल एमसी सोच रहा था कि इस 1 सेकंड में वो अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके एक इंस्टेंट इम्पैक्ट बनाएगा। दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन कुडो बस डिफेंड कर लेती है। तभी एमसी बोलता है, ये दूसरी जिंदगी जो मुझे मिली है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। ये पावर, ये तलवार, ये फैमिली, सब कुछ, क्योंकि ये सब चीजें उसकी पिछली जिंदगी में कभी उसके पास नहीं थीं। और यही वो पल था जब एमसी ने खुलासा कर दिया कि वो पुनर्जन्म लेकर आया है। कुडो हैरान होकर पूछती है, दूसरी जिंदगी, क्या मतलब? लेकिन एमसी तुरंत उस पर हमला कर देता है। आखिरी सेकंड में वो अपनी तलवार का ब्लेड कैंसिल कर देता है, जिससे कुडो का अटैक बेकार हो जाता है। तलवार उसके पार निकल जाती है और एमसी नीचे से स्लाइड करते हुए उसके पेट पर जोरदार पंच मार देता है। सीन अगले चैप्टर में कट होता है। कुडो अपने कमरे में होश में आती है। एमसी ने क्लासिक ट्रिक इस्तेमाल की थी, सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था ताकि वो सब भूल जाए। कुडो कंफ्यूज थी, जबकि माल्फा कहती है कि वो काफी देर तक बेहोश रही। कुडो तुरंत उठकर पूछती है कि फाइट में क्या हुआ और एमसी कहाँ है। माल्फा बताती है कि एमसी ही उसे यहाँ लेकर आया था। उसने कहा कि फाइट के बीच में वो थकान से बेहोश हो गई थी, लेकिन कुडो समझ रही थी कि असल में उसे हराया गया था। अजीब बात ये थी कि आखिरी पल में उसे लगा था कि एमसी उसका पेट चीर देगा, लेकिन उसने ब्लेड बंद कर दिया था। उस तक सिर्फ उसकी मैजिक का हल्का सा असर पहुंचा था। उसे कभी नहीं लगा था कि एमसी उसे सच में खत्म कर देगा, लेकिन उस पल वो सच में डर गई थी। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपनी तलवार उठाती है और पूछती है कि एमसी कहाँ है, क्योंकि वो उस रिजल्ट को स्वीकार नहीं करेगी। इस बार वो शुरुआत से ही पूरी ताकत से लड़ेगी। लेकिन माल्फा बताती है कि एमसी जा चुका है। कुछ घंटे पहले ही वो अपने पिता के साथ मेन फैमिली के बुलावे पर निकल गया। कुडो गुस्से से भर जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उधर एमसी एक कैरेज में बैठा था। हेफ्रीड उसे चेतावनी देता है कि जिन एल्डर्स से वे मिलने जा रहे हैं वही लोग हैं जो छाया से पूरे परिवार को कंट्रोल करते हैं। पुराने लोग, रिटायर्ड लीडर्स और दूसरे प्रभावशाली परिवारों के हेड, यानी ऐसे लोग जो सामने नहीं दिखते लेकिन असली पावर उन्हीं के हाथ में होती है। अजीब बात यह थी कि जब एमसी को अडॉप्ट किया गया था तब उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन डांस फेस्टिवल के बाद अचानक वे उससे मिलना चाहते हैं। एमसी कहता है कि यह साफ है क्योंकि इस फैमिली के लिए प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। पैसा, जिंदगी कुछ भी उससे ज्यादा मायने नहीं रखता। जो भी उस प्रतिष्ठा को दाग लगाता है उसे भेड़ियों के बीच फेंक दिया जाता है। हेफ्रीड हैरान होकर पूछता है कि उसे ये कहानी कहाँ से मिली। एमसी बस कहता है कि उसने कहीं सुना था, लेकिन वो पूरी तरह तैयार है। अगर वो अपनी पावर साबित नहीं कर पाया तो शायद उसे एक्साइल कर दिया जाए या चुपचाप खत्म भी किया जा सकता है। हेफ्रीड पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो बिना अपनी बहनों को अलविदा कहे कैसे जा सकता है? एमसी शांत होकर कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो यहाँ आने के बाद जल्दी ही इस जगह को छोड़ने वाला था, और सच कहें तो अच्छा ही है क्योंकि अब कुडो उसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन उसी की वजह से वो आखिरकार समझ पाया कि इस तलवार को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। उसे लगता है कि अब वो विंग्स की पावर को भी समझने लगा है। तभी अचानक कैरेज जोर जोर से हिलने लगती है। पहले लगा कि कोई दुश्मन अटैक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल खिड़की से एक चेहरा अंदर झांकता है। वो कुडो थी। वो चिल्लाकर कहती है, रुको, मुझे भी आने दो। वो कैरेज में चढ़कर कहती है कि बिना अलविदा कहे चले जाना बहुत क्रूर है। उसे पता चला है कि एमसी को ग्रेट एल्डर्स के हॉल में बुलाया गया है, और हैरानी की बात, उसे और माल्फा को कभी वहां नहीं बुलाया गया। हेफ्रीड समझाता है कि उसे वहां नहीं ले जाया जा सकता। कुडो कहती है कि वो ये अच्छी तरह समझती है, लेकिन ऐसे बुलावे बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि माल्फा ने उससे पहले ही चेतावनी दी थी कि एक संभावना ये भी है कि एमसी कभी वापस ही ना आए। एमसी कहता है कि लोग चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, वो बस थोड़ा सा चैट करने जा रहा है, लेकिन लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि पहले उसकी बात ध्यान से सुने।
सच ये है कि वो उससे नफरत करती है। वो उससे नफरत करती है क्योंकि वो एक लड़का है। वो उससे नफरत करती है क्योंकि उसके पास 7 विंग्स हैं। और सबसे ज़्यादा नफरत उसे इस बात से है कि सब लोग उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। उससे भी ज़्यादा ये कि वो अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है और ऊपर से हमेशा अडल्ट की तरह एक्ट करता है। लेकिन इन सब नफरतों के बावजूद वो फिर भी फैमिली है, और चाहे वो खुद को सबके ऊपर समझे, फिर भी वो छोटा भाई ही है। इसीलिए उसे ज़रूर जिंदा वापस आना होगा ताकि दोनों के बीच फिर से रीमैच हो सके। एमसी हल्का सा हंसता है और कहता है, ये तो वैसा स्पीच लग रहा है जो लोग मरने से पहले देते हैं। फिर वो कहता है कि वो वापस आएगा सिस। लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है, ओ नहीं, वो लड़की तो पहले ही ऑफलाइन हो चुकी है। कोई दूर से कहता है, गुड बाय, तुम अब मरने वाली हो। एमसी मन ही मन सोचता है कि अगर ऑथर में हिम्मत है तो सच में लड़की को स्टोरी से डिलीट कर दे। तभी बड़े गेट खुलते हैं और उन्हें अंदर आने दिया जाता है। नाइट्स कहते हैं कि एल्डर्स अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ से गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। एमसी कहता है इसकी जरूरत नहीं, उसे रास्ता पता है। लेकिन नाइट साफ कहते हैं कि उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिला है कि वे दोनों को एस्कॉर्ट करेंगे। ये साफ था कि उन्हें यहाँ किसी सम्मान के लिए नहीं बुलाया गया। फिर भी एमसी को अपने पुराने घर में वापस आकर अजीब सी नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। वो उन कॉरिडोर से गुजरता है जो अचानक चमकते दिन जैसे लगने लगते हैं। उसके पिता उसे लगातार समझाते हैं कि ये जगह गुस्सा खोने की नहीं है, चाहे वे कुछ भी कहें, खुद को कंट्रोल में रखना। एमसी जवाब देता है कि सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि वे बूढ़े लोग कैसे बिहेव करते हैं। पिता घबरा कर कहते हैं कि अगर वो ऐसा सोचेगा तो बड़ी डिजास्टर हो सकती है। चलते हुए एमसी साइड में देखता है जहां कई लोग ट्रेनिंग और फाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिता अभी भी उसे सावधान रहने की सलाह दे रहे होते हैं, लेकिन एमसी का ध्यान उन फाइट्स पर अटक जाता है। थोड़ी देर बाद उसका तलवार वापस दे दी जाती है और उसे एक बार फिर कहा जाता है कि अंदर जाकर शांत रहना और कुछ भी बेवकूफ़ी ना करना। फिर एक बड़ा गेट खुलता है और एक आवाज़ गूंजती है। लॉर्ड हिफेड और उनका बेटा पहुंच चुके हैं। कमरे के अंदर कोई कहता है कि वो आखिर 10 साल बाद वापस आया है। एमसी के पिता घुटनों के बल छूकर ग्रेट एल्डर नंबर 6 को सलाम करते हैं। तभी एमसी की नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो इस पूरी फैमिली के पीछे सबसे बड़ा साया है, जेनिस। उसके आसपास फैमिली के सभी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद हैं। एमसी उनमें से कुछ चेहरों को डांस फेस्टिवल से पहचान लेता है, लेकिन वो सोचता है रॉड्री कहाँ है। तभी जेनिस कहता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है, वो सीधे रॉयल फैमिली के नाइट्स का लीडर है, इसलिए उसके पास ऐसी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। एमसी हैरान होता है, अगर ये मामूली बात है तो फिर इस कमरे में लगभग 40 पावरफुल लोग क्यों बैठे हैं। एमसी सोचता है कि अपने पिछले जीवन में वो इस फैमिली में इतना बेकार समझा जाता था कि उसे इस बूढ़े आदमी का चेहरा देखने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन आज इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स यहाँ हैं, इसका मतलब साफ है कुछ बड़ा चल रहा है। तब उसके पिता कहते हैं कि उन्हें बताया जाए कि आखिर ऐसी कौन सी छोटी बात है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है। जेनिस ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उन्हें तो खुद अंदाजा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके कुत्ते ने डांस फेस्टिवल में बड़ा तमाशा कर दिया था। एमसी समझ जाता है कि बात उसी घटना की हो रही है। उसके पिता कहते हैं कि अगर रॉड्री के साथ हुए झगड़े की बात है तो वो मामला पहले ही सुलझ चुका है। लेकिन जेनिस कहता है कि वो सब बस पब्लिक के सामने दिखावा था। सच्चाई ये है कि उस घटना से इस फैमिली का नाम दागदार हुआ है। असली गलती तो ये थी कि उन्होंने एक अडॉप्टेड किड को इस फैमिली में जगह दी, और उससे भी बड़ी गलती ये कि उसी बच्चे ने पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया। इसलिए फैसला साफ है, उस लड़के को फैमिली से एग्जाइल किया जाएगा, और सिर्फ वही नहीं, उसके पिता और उनका पूरा घर भी इस सज़ा से बच नहीं पाएगा। ये सुनकर एमसी पूछता है कि क्यों, सब कुछ तो उसी ने किया था, उसके पिता का इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके पिता चुप रहते हैं। तभी पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि सच में उसे ठीक से पाला नहीं गया। एक बच्चा बड़ों की बातचीत में दखल दे रहा है। उसे पता ही नहीं कि इस फैमिली के नाम की क्या कीमत है, कितनी लड़ाइयाँ, कितनी धोखेबाजियाँ और कितनी कुर्बानियाँ देकर ये मुकाम हासिल हुआ है। यहाँ मौजूद कई लोग सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, शांति, और उन्हें गारंटी चाहिए कि कोई भी इस फैमिली को खतरे में नहीं डालेगा। फिर वो हिफेड को याद दिलाता है कि कैसे एक बार वो फेल हो गया था, फैमिली का नाम कीचड़ में घसीट दिया था, और उसी कमरे में रॉड्री ने उसका हाथ डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब इतिहास दोहराने का समय आ गया है। इस बार उसे अपने ही बेटे का गला काटना होगा। अगर वो ऐसा कर देता है तो ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हिफेड साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपने बेटे को कभी ख़त्म नहीं करेगा। ये सुनकर जेनिस ठंडी आवाज़ में पूछता है, क्या वो सच में पक्का है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आज उसकी मौत तय है। उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, उसका पूरा घर, सब कुछ मिटा दिया जाएगा।
विश हाउस का नाम हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तभी कमरे में मौजूद लोग साइड में हट जाते हैं और चारों तरफ से तलवारें निकल आती हैं। पिता और बेटा पूरी तरह घिर चुके हैं। उसी समय एमसी आगे बढ़कर पूछता है कि आखिर ग्रेट एल्डर इतना डर किस बात से रहा है। उसे देखकर लगता है जैसे एक बड़ा आदमी अपने ही कुत्ते के काट लेने के डर से कांप रहा हो। एमसी कहता है कि वे चाहें तो उसे एग्जाइल कर दें या जो चाहें सजा दे दें, लेकिन अगर उन्होंने उसके परिवार को छूने की कोशिश की तभी वो अपनी ऑरा बनाने की कोशिश करता है। उसी पल वो अपनी शर्ट ऊपर उठाता है ताकि सब लोग उसका टाटू देख सकें। फिर वो ठंडे स्वर में कहता है अगर उन्होंने उसके परिवार को खत्म किया तो एक 7 विंग्स वाला इंसान उनका दुश्मन बन जाएगा और कमरे में मौजूद हर कोई एक पल के लिए सन्न रह जाता है, क्योंकि ट्विस्ट ये है कि 7 विंग्स वाला दुश्मन पूरे साम्राज्य के लिए एक भयानक खतरा बन सकता है।